Hello everyone. In the previous video of 14 Principle of Management और फ्यूल जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने आपसे इन चार प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है. ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सर इस वीडियो के लिंक पे जाके आप बड़े आराम से इस वीडियो को देख सकते हो. Now we'll talk about the very first principle of today, that is unity of direction. And in this video we will also understand that how unity of direction is different from unity of command. तूने previous video में unity of command पढ़ा हुआ है ना, तो आज हम पढ़ेंगे unity of direction को और ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा ये जो प्रिंसिपल है unity of direction ये कैसे डिफरेंट होता है, डिफर करता है unity of command से. तो unity of direction जो फोकस करता है, इसका फोकस क्या है? वन यूनिट वन प्लान. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन यूनिट वन प्लान. दैट इज व्हाट ये प्रिंसिपल देखो क्या कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दैट द एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड वन प्लान ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन. एक जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है उनका जो एफर्ट है वो क्या होना चाहिए? वो एक सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए. हम कह सकते हैं दैट द ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर एफर्ट मस्ट बी डायरेक्टेड इन अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, और अगर ये प्रिंसिपल क्या होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा ना, तो इट विल इनहांस द कोऑर्डिनेशन, द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, प्रिंसिपल कहता है क्या है? कहता है कि जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है उनका एफर्ट को क्या होना चाहिए? एक ही डायरेक्शन में, वो सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को एक ही डायरेक्शन में सर डायरेक्टेड होना चाहिए. एक ही डायरेक्शन वो सब क्या करें, अपने एफर्ट को रखें. जब ऐसा होगा तभी क्या होगा? तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अटेन हो पाएगा और तभी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाएगी. मैं अपनी बात को तुमको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बाय टेकिंग एन एग्जांपल. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये चार डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो मैंने तुमको पहले भी समझाया है ये डिपार्टमेंट्स विल बी हेडेड बाय द डिपार्टमेंटल हेड्स. ठीक है, अब परचेज डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव देखो, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे कीपिंग टू कंसिडरेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सपोज ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो ये सब अपने ऑब्जेक्टिव को कुछ ऐसे सेट करेंगे ये चारों डिपार्टमेंट ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो अटेन किया जा सके. ठीक है ना. अब सर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करेगा. परचेज डिपार्टमेंट सेट करेगा कि वो रॉ मटेरियल जो परचेज करे वो क्या हो? वो सर बेटर क्वालिटी का हो, है ना, बेटर क्वालिटी को और रीजनेबल प्राइस पे हो या नॉमिनल प्राइस पे हो. ठीक है, अब ऐसा क्या होगा भाई? सर अगर परचेज डिपार्टमेंट ने ये ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि रॉ मटेरियल जो मार्केट से परचेज हो रहा है वो बेटर क्वालिटी का हो और नॉमिनल प्राइस पे हो, तो एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी जिससे सेल्स फैसिलिटेट होगी, और अगर नॉमिनल प्राइस पे होगा तो क्या होगा सर? प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या होगी? कम होगी. अब सेल्स भी बढ़ रही है, कॉस्ट भी कम हो रही है, तो अपने आप क्या होगा सर? ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को वो अटेन हो जाएगा. अब मेरी बात ध्यान से समझना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कह रहा है कि अगर परचेज डिपार्टमेंट ने अपना ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो अब ऑल द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द परचेज डिपार्टमेंट देयर एफर्ट मस्ट बी डायरेक्टेड इन द सिंगल डायरेक्शन. जितने एम्प्लॉयज़ हैं जो कि परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका एफर्ट क्या हो? उनका एफर्ट इसी सिंगल डायरेक्शन, इसी ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने लग जाए. क्योंकि जब इस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ इस ऑब्जेक्टिव को अटेंड करेंगे तो क्या होगा? परचेज डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अटेंड हो जाएगा. और जब परचेज डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अटेंड होगा और बाकी सारे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अटेंड होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो अटेंड होने लग जाएगा. उसी तरह अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका सर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर यूनिफॉर्म प्रोडक्शन. ठीक है, एंड बेस्ट क्वालिटी. यूनिफॉर्म प्रोडक्शन एंड बेस्ट क्वालिटी मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करें वो स्टैंडर्ड हो, है ना, यूनिफॉर्म इन ऑल एस्पेक्ट रिगार्डिंग द पैकिंग, साइज, कलर, कंटेंट. इस सब रिस्पेक्ट में हमारे सारे आउटपुट क्या हो? सारे यूनिट सेम हो, यूनिफॉर्म हो. जैसे मैगी, अगर आप देखो मैगी की 1 लाख पैकेट को ले लो तो सारे पैकेट एक जैसे होंगे, सबका कंटेंट एक जैसा होगा, सबकी पैकिंग एक जैसी होगी, सब में मसाला एक जैसा होगा और सबका टेस्ट भी एक जैसा ही है ना, सबका वेट एक जैसा है. तो यूनिफॉर्मिटी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करेगा, साथ साथ वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा बेस्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो,
क्यों? क्योंकि जब इसने ऐसा करना है तो क्या होगा, अब सेल्स ईजिली फैसिलिटेट हो पाएगी, ठीक है, और प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को वो अटेन किया जा सकता है। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो ऑल दोज एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देयर एफर्ट मस्ट बी डायरेक्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हर वो एम्प्लॉय जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका एफर्ट इसी डायरेक्शन में होगा, इसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो यही कहता है दैट द सर वन यूनिट वन प्लान और द एफर्ट ऑफ द ग्रुप मस्ट बी डायरेक्टेड इन अ सिंगल डायरेक्शन एंड दैट इज फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो ग्रुप का एफर्ट है ना, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का जो एफर्ट है वो एक ही डायरेक्शन में डाइवर्ट होना चाहिए सर। वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अटेन करने की होनी चाहिए। होपफुली मेरा क्लियर है। और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट क्या करेंगे, अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव को अटेन करने शुरू करेंगे, इसका कोई और ऑब्जेक्टिव, इसने कोई और ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया और इन दोनों ने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया बिना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखे। मान लो कि अगर चारों डिपार्टमेंट ने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए बिना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखे, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में सर बड़ा क्योस होगा, कन्फ्यूजन होगा, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव तो किसी भी कीमत में अटेन की जा सकती नहीं है। होपफुली आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्लियर है। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड, तो देखो मेन डिफरेंस जो है ना इन प्रिंसिपल वो क्या है, जो हमारे यूनिटी ऑफ कमांड वो क्या कहता है सर, दैट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हु शुड गिव ऑर्डर टू हुम, इसकी क्लैरिटी होती है कि कौन किसको ऑर्डर देगा। एक बॉस क्या करेगा, एक ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट को ही ऑर्डर देगा, उसके अलावा दूसरे किसी ग्रुप को ऑर्डर दे सकता नहीं है। ये क्लियरिटी कहाँ से होती है, हमारी यूनिटी ऑफ कमांड से होती है। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो ये क्या कहता है, वन यूनिट वन प्लान। मीन्स क्या, सो व्हाट ऑर्डर शुड बी गिवन, ठीक है। व्हाट ऑर्डर शुड बी गिवन मीन्स इसका मतलब यह है कि परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है, दैट इज परचेज मैनेजर, वो सर परचेज डिपार्टमेंट के वर्कर को सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड ऑर्डर ही दे सकता है, सो दैट दे कैन वर्क इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजर, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को सब प्रोडक्शन से रिलेटेड ही ऑर्डर दे सकता है। व्हाट ऑर्डर शुड बी गिवन, उससे रिलेटेड ही ऑर्डर दे सकता है, ताकि उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज एक सिंगल डायरेक्शन वर्क को क्या करें, परफॉर्म करें। होपफुली मेरी बात समझ आ रही ना। तो सर यूनिटी ऑफ कमांड क्या करता है, ये हमको क्लियरिटी करता है कि कौन किसको ऑर्डर, हु शुड गिव ऑर्डर्स टू हुम, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है और क्या ऑर्डर दिए जाने हैं, इसकी क्लियरिटी कैसे आती है, इसकी क्लियरिटी आती है हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन यूनिट वन प्लान, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। सर व्हाट ऑर्डर शुड बी गिवन, क्या ऑर्डर दिए जा सकते हैं या क्या ऑर्डर दिए जाने हैं, ये इसकी क्लियरिटी कैसे आएगी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से आएगी। और कौन ऑर्डर किसको देगा, इसकी क्लियरिटी कैसे आएगी, हमारी यूनिटी ऑफ कमांड से आएगी। और जो दूसरा जो मेन डिफरेंस मुझे समझ में आता है वो क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड अवॉइड कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रिंसिपल है ना यूनिटी ऑफ कमांड, ये क्या करता है, ये कन्फ्यूजन को, ईगो क्लैश को, ठीक है, क्योस को, स्केपिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे प्रॉब्लम को क्या करता है, अवॉइड करता है। मैं तुमको पहले डिस्कस किया था कि यूनिटी ऑफ कमांड अगर फॉलो नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अराइज करेगी, क्योस और कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम अराइज करेगी, बॉसेस में ईगो क्लैश होने लग जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करता है, कर्टेल करता है, कन्फ्यूजन जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया जाए। वहीं अगर मैं तुमसे बात करूँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल को, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है, दैट इनहांस द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन के लेवल को इनहांस करता है। क्योंकि तुमको मैंने बताया था कि हर डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है वो क्या है, दूसरे डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट, परचेज की, प्रोडक्शन की, सेल्स की और फाइनेंस की। सर यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट है सबकी वर्किंग क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं। क्योंकि अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करेगा तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, यूनिट को प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूनिट को प्रोड्यूस कर पाएगा तभी सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, यूनिट को सेल्स कर पाएगा। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को फाइनेंस नहीं करेगा तो ये सारे डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग को कैरी ऑन कर पाएंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट अपने टारगेट को सेट करे दूसरे डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट को जानने के बाद।
परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को परचेज करे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सर यूनिट्स को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट को जानने के बाद, मतलब मेरा ये है कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का टारगेट सेट किया है, तो परचेज डिपार्टमेंट जब तक इस टारगेट को नहीं जानेगा तब तक वो सही क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को परचेज कर पाएगा नहीं। जब परचेज डिपार्टमेंट ने जान लिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10,000 यूनिट्स का टारगेट सेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल उसी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स को परचेज करेगा। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट टारगेट को सेट कैसे करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट के सेल्स के टारगेट को जानने के बाद, है ना। इसने जितना सेल्स का टारगेट सेट किया उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा। अगर मान लो इन्होंने टारगेट सेट किया 2 लाख यूनिट को बेचने का, इसने प्रोडक्शन किया सिर्फ 10 यूनिट का, तो क्या अब सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट अटेन किया जा सकता है? नहीं सर, नहीं किया जा सकता। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, उनकी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंसी होती है। तो क्योंकि आपस में डिपार्टमेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो इनको क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना चाहिए। मतलब ये अपने डिपार्टमेंट के टारगेट को सेट करें दूसरे डिपार्टमेंट के टारगेट को ध्यान में रखने के बाद, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, ये कैसे इनहेंस होती है, ये इनहेंस होगी हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल की वजह से। होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर। Now the next principle is what? That is subordination of individual interest to general interest. मैंने शॉर्टकट लिखा है individual interest to general interest. Now try to understand the meaning of subordination of individual interest to general interest. Suppose ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या है, ये कोई इंडिविजुअल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो whenever some individual, कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है ना, तो उसका कुछ अपना इंटरेस्ट होता है। उसकी इंटरेस्ट क्या क्या हो सकता है सर, पहली इंटरेस्ट तो वेजेस एंड सैलरीज, दूसरा सर जॉब सिक्योरिटी, है ना, तीसरा रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट, है ना। दुनिया भर को उसके इंटरेस्ट होते हैं, है कि नहीं। जब भी कोई इंडिविजुअल क्या करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेजेस और सैलरीज, अक्सर अर्निंग के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है उसका, जॉब सिक्योरिटी, कि यार इस कंपनी को ज्वाइन कर लो, जॉब बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, है ना, फिर निकाला नहीं जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, रिस्पेक्ट का, रिकॉग्निशन का। ठीक है, और क्या इंटरेस्ट हो सकता है सर, और इंटरेस्ट हो सकता है सर, और बेटर परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड और भी कई इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट, वो कहता है कि एम्प्लॉय जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उनका कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। लेकिन सर एम्प्लॉय को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए बिफोर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल जो क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल कहता है कि व्हेनेवर एम्प्लॉय जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर हैविंग देयर पर्सनल इंटरेस्ट, they are having some personal interest, but they must surrender their personal interest before the general interest of the organization, है ना। Many times this so happen that employee because of their selfishness, laziness, है ना, and carelessness overlook the ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय अपने सेल्फिश नेचर की वजह से, अपने केयरलेसनेस की वजह से क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को ओवरलुक कर देता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को ध्यान नहीं देता है, जिसका सर लॉन्ग टर्म में जो कॉन्सिक्वेंसेस हो किसको फेस करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट कहता है कि एम्प्लॉय को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। उसका जो केयरलेस बिहेवियर है, उसका जो सेल्फिश मोटिव है, ठीक है, उसको सरेंडर करे और क्या करे, सब ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए वर्क करे। वो अपने ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव में ढूंढना शुरू करे। मतलब इसका क्या है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करेगा, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जैसे पूरा होने लगेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होने लगेगा ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती है ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली वर्क फोर्स का, इंडिविजुअल का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव था वो अटेन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो इनको वेजेस सैलरी टाइमली पे कर सकती है, इंक्रीमेंट अच्छा दे सकती है, इनकी जॉब भी सिक्योर हो सकती है और फिर इनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके एम्प्लॉय भी क्या होंगे, रिकॉग्नाइज होते चले जाएंगे। होपफुली मेरी बात समझ आ रही है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट यही कहता है कि सर एम्प्लॉय को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सरेंडर करना चाहिए बिफोर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कभी क्लैश की कोई सिचुएशन बने
कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव दोनों क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का है। अगर कभी क्लैश की सिचुएशन बने, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव दोनों क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का है। मतलब अगर एम्प्लॉय अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अटेन करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं हो पाएगा। अगर कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉय को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए बिफोर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एम्प्लॉय अपने ऑब्जेक्टिव को सिचुएशन में भूल जाए। अगर क्लैश की सिचुएशन में पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, तो एम्प्लॉय अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सरेंडर कर दे, भूल जाए और वर्क करे किसके ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अटेन होगा, अपने उसके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव थे वो अटेन होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज व्हाट बीइंग एम्फसाइज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। Now the next principle is what? The principle of fair remuneration. It is also known as the principle of remuneration to person. आप इसको फेयर रेम्यूनरेशन भी कह सकते हो, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू पर्सन कह सकते हो। अब देखो नाम ही बता रहा है फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन देखो क्या है, मतलब एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में मिलने वाला मेहनताना, ठीक है, वही रेम्यूनरेशन है। एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, उस वर्क के बदले में उसको जो कंसिडरेशन मिलता है ना, मेहनताना मिलता है, उसको क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन कैसे होनी चाहिए, फेयर। अब रेम्यूनरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसपे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कभी एग्री हो ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है वो हमेशा एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा लगता है और हमेशा एम्प्लॉय को क्या लगता है, कम लगता है। रेम्यूनरेशन एक ऐसी चीज़ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जितनी भी सैलरी देगा ना, हमेशा एम्प्लॉयर को यार बहुत ज़्यादा इतनी सैलरी तुम्हें दे रहे हैं, एम्प्लॉय कहेगा बस इतनी सैलरी तो मिल रही है। हमेशा ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन को लेके, ठीक है, कभी भी एग्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा एम्प्लॉय ज़्यादा चाहता है और एम्प्लॉय हमेशा कम पे करना चाहता है। ठीक है, लेकिन अगर रेम्यूनरेशन फेयर है, फेयर का मैं तुमसे भी डिस्कस करता हूँ मतलब क्या है, लेकिन अगर रेम्यूनरेशन फेयर है तो इट विल गिव अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज़। ये ग्रेट सेटिस्फैक्शन होता है किसको, एम्प्लॉय को। अगर रेम्यूनरेशन फेयर है, मतलब अगर एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन उसके टाइम पे मिल जाती है, ठीक है, और फेयर है, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है किसको, एम्प्लॉय को। अब देखो फेयर रेम्यूनरेशन क्या कहता है, फेयर रेम्यूनरेशन इसी चीज़ पे फोकस करता है। वो कहता है दैट इज वेज रेट एंड मेथड ऑफ देयर पेमेंट मस्ट बी एडुकेट। ठीक है, that is wage rate and method of their payment must be adequate and both employer and employee must agree to it logically, है ना। अब यहाँ पे वेज रेट एडुकेट का मतलब क्या है, एडवोकेट का मतलब सर जैसे जो वेजेस पे कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, दैट मस्ट बी एज पर द मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट एक एक्ट बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि एम्प्लॉय को किस नेचर के वर्क के लिए मिनिमम कितना पेमेंट करना चाहिए। एम्प्लॉयर चाहे तो उससे ज़्यादा भी पे कर सकता है, लेकिन उससे कम पे कर सकता नहीं है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को, वो कैसा होना चाहिए, वो एज पर द एक्ट होना चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट का एक एक्ट बना है जहाँ पे सर नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है कि एम्प्लॉय को इतना मेहनताना, इतना अमाउंट मिनिमम कम से कम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो पेमेंट करो वो कैसे हो, मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग हो। सर वो जो पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को कैसे हो, वो कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग हो। कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग मतलब सर इसी तरह दूसरी फर्म होगी जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, उस फर्म में जितनी रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय को पे की जा रही हो, उसी रेम्यूनरेशन के अकॉर्डिंग हमारा एम्प्लॉयर भी क्या करे, हमें रेम्यूनरेशन का पेमेंट करे। यही एक है कॉम्पिटिटिव वेज रेट। और डेट ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर डिपेंड भी करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो क्या करे सर, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है किसी साल, तो वो क्या करे, वो एम्प्लॉय को जो वेजेस सैलरी वो तो दे ही दे, उसके साथ साथ एम्प्लॉय को क्या करे, सफिशिएंट प्रॉफिट में कुछ एक्स्ट्रा दे दे, जिसको क्या कहते हैं बोनस भी दे दे, है ना। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, इन चीज़ों को फॉलो करता है ना, वो एडुकेट रेम्यूनरेशन देता है, यहाँ फेयर रेम्यूनरेशन देता है। अब यहाँ पे एडुकेट या फेयर का मतलब आपको समझ आ रहा है कि वो मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग हो, कॉम्पिटिटर्स के वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो, और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो उसको क्या वेजेस के साथ साथ कुछ सरप्लस बोनस भी मिल जाए। अगर एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो क्या होगा सर, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा और एम्प्लॉय क्या कर पाएगा, बेहतर तरीके से अपनी वर्किंग को ऑर्गेनाइजेशन में परस्यू कर सकता है ना।
तो दिस इज व्हाट वी एम्फसाइज इन द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। एंड इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशन में इस फेयर रेम्यूनरेशन की पॉलिसी को अटेन नहीं किया जा रहा है, मतलब जो रेम्यूनरेशन पे की जा रही है वो फेयर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इट विल लीड्स टू ग्रेट डीमोटिवेशन अमंग्स द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, अगर फेयर रेम्यूनरेशन के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय होगा, पहली बात तो वो डीमोटिवेटेड होगा, और दूसरी बात क्या होगा, इंक्रीज लेबर टर्नओवर, है ना, जो लेबर टर्नओवर वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन को फॉलो ना किया जाए तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ही डेंजरस हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सर, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय, और सर किसी थिंकर ने कहा था दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द ग्रेटेस्ट असेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज की डेट पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज वही क्या है, वही उसके सबसे प्रीशियस असेट्स हैं। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई है तो क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ेंगे। वो अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों क्या होगी, घटना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ सर, एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज करेगा। अब कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर टर्नओवर? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है द रेट एट विच एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू एम्प्लॉय ज्वाइंस द ऑर्गेनाइजेशन। वो रेट, जिस रेट पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय काम करे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, और उनकी जगह क्या होता है, कुछ नई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेबर टर्नओवर। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जो लेबर टर्नओवर है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। मतलब हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे। अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, इसका भी खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा। हर बार नई नई हायरिंग करनी पड़ेगी, जिस पे एडिशनल कॉस्ट आएगा। नए लोग जब आएंगे तो उनको नए तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, और उनको एडजस्ट करने में ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन मस्ट बी satisfied or followed in the fulfilled in the organization. Next principle is what? Centralization and the decentralization. So before understanding this principle, you need to understand, sir, what is the meaning of centralization and what is the meaning of decentralization. पहले हमको centralization और decentralization के meaning को understand कर लेना चाहिए। Centralization का मतलब क्या होता है? Sir, centralization means concentration of authority in few hands. सर, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड मीन्स सेंट्रलाइजेशन, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिस इंटीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स का मतलब डिसइंटीग्रेशन अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या हो, सिर्फ और सिर्फ फ्यू हैंड्स में हो या टॉप लेवल के पास हो। ठीक है, तुमको पता है देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी किसके पास हो, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास हो, फ्यू हैंड्स पर रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, और बाकी मिडिल और लो लेवल क्या करें, वो एज पर द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर क्या करें, वर्क को परफॉर्म करें। ठीक है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, concentration of authority in few hand, that is authority is being concentrated, power to take decisions is being concentrated in few hand, that is with the top, mainly with the top level management. And what about the working of the middle level and low level? Sir, the middle level and the low level are working as per the instruction which is given to them by the top level management. तो अगर सर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ उसे टॉप लेवल के साथ, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और अगर सर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो डिसइंटीग्रेटेड है टॉप टू बॉटम, मतलब सर टॉप लेवल डिसीजन ले रहा है, सर मिडिल लेवल भी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है, ठीक है, और लो लेवल भी क्या कर रहा है, वर्कर से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है। अगर टॉप, मिडिल और लो लेवल तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है अपने नेचर वर्क के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। दैट इज नॉट एज डिसेंट्रलाइज, दैट्स अ डिसइंटीग्रेशन अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेरी बात समझ आ रही है? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अगर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कंसंट्रेटेड है इन फ्यू हैंड्स, दैट इज मेनली विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और अगर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या डिसइंटीग्रेटेड है टॉप टू बॉटम, कुछ डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, कुछ डिसीजन अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेता है, और वर्कर से रिलेटेड डिसीजन को लेता है लो लेवल मैनेजमेंट लेता है। तो अगर डिसइंटीग्रेटेड है सर अथॉरिटी, ठीक है, तो ऐसी
उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर हम देखें फ्योल के ओपिनियन को, तो फ्योल नेवर सजेस्टेड सेंट्रलाइजेशन नॉर डिसेंट्रलाइजेशन। उन्होंने ना तो कभी सेंट्रलाइजेशन को फेवर किया, ना तो कभी डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर किया। फ्योल्स ने कहा इट इंटायरली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज सर द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय। सर फ्योल ने क्या कहा, फ्योल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के लिए जाए या डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाए, वो डिपेंड ज़्यादातर किस पे करता है, वो डिपेंड ज़्यादातर करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे और एम्प्लॉय के एफिशिएंसी के लेवल पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर देयर, इफ़ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल वेयर लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर देयर, तो वी कैन फॉलो सेंट्रलाइजेशन। एंड इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के केस में वी कैन फॉलो द डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। अब यार अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10-20 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम 10-20 लोग पे नज़र रख सकते हैं, ठीक है, उनको ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो वहाँ पे तो सेंट्रलाइजेशन को प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आज की डेट पे MNCs ऐसी हैं जहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन केस में सर डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी प्रेफर्ड, ठीक है। दूसरा केस क्या, एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। हाँ सर, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है एम्प्लॉय के एफिशिएंसी लेवल पे। अगर सर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका लेवल ऑफ एफिशिएंसी बड़ा हाई है, वो बड़े एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अगर एम्प्लॉय बड़ा एफिशिएंट है तो टॉप लेवल को लगातार या मिडिल लेवल को लगातार उनको सुपरवाइज और कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय ऑलरेडी क्या बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, तो हमको लगातार टॉप और मिडिल लेवल को लगातार उनको इंटरफेयर करने की, उनको गाइड करने की, मोटिवेट करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो चाहे तो डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर ले। लेकिन अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम एक्सपर्ट कह दें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, सारे न्यू कमर्स हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लगातार उनको गाइड करने की, कंट्रोल करने की, मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो वही फ्योल ने कहा ही नेवर सपोर्टेड और सजेस्टेड सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। उन्होंने कहा कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जैसी चीज़ें क्या हो, वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे और एम्प्लॉय के एफिशिएंसी लेवल पे, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के मिक्स को यूज़ करना चाहिए वहाँ की वर्किंग को फैसिलिटेट करने के लिए। मिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के मिक्स का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, रेगुलेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन को टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करे, रिस्ट्रिक्ट कर ले अपने पास। ऑब्जेक्टिव को, पॉलिसीज़ को, है ना, रूल्स और रेगुलेशन को डिसाइड करने के जो काम है वो कंसंट्रेट हो जाए किस हैंड में, फ्यू हैंड में, विद दैट इज विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कहाँ हो जाए, वो सब रिस्ट्रिक्ट हो जाए किसके साथ, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। और सर जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट डिसीजन है या जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन उनको क्या करें, उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसइंटीग्रेट कर दे, किसको, टू द डिपार्टमेंटल हेड्स। जो वर्कर से रिलेटेड टारगेट सेट करने हैं उसको मिडिल लेवल क्या करें, डिसइंटीग्रेट कर दे टू द लो लेवल सुपरवाइजर्स को, ठीक है। तो फ्योल ने ये भी कहा आगे कि ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्स यूज़ करना चाहिए। सर इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करें, जो कि कौन ले, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ले ले, और जो बाकी डिसीजन हैं जो कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं या वर्कर से रिलेटेड है, उनको हम क्या करें, उनको हम डिसइंटीग्रेट कर दें टू द मिडिल लेवल एंड लो लेवल मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। होपफुली दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच।